पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम विल बी मोर सक्सेसफुल। चाइना का गरीब से गरीब भी निहायत खुश खुर्रम है कि रियासत होगी माँ के जैसी। गधे भी आपसे मांगते हैं, आप दे दें। तो इस जमहूरियत को मैं कंप्लीट कंफ्यूजन। पाकिस्तान ने कल्चर अडॉप्ट किया है अमेरिकन सिस्टम का। हाउ सक्सेसफुल इज दिस गोइंग टू बी? टू द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर सैयदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PGME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हर किस्म की डिबेट करते हैं, लेकिन डिबेट करने वाले को पता ही नहीं है कि वो बात क्या कर रहा है। कोई आप कह लो डॉक्टर है, वो डॉक्टर बात कर रहा है पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिशियन है वो डॉक्टर बन गया है, और एक आम आदमी है वो एविएशन एक्सपर्ट बन गया है। हर किस्म का काम मैं समझता हूँ कि दूसरा आदमी समझता है वो बेहतर है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, डॉक्टर हसनान जावेद। ये स्पेशल एडवाइज़र हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। आज ये मेरे साथ यहाँ मौजूद है और आज मैंने इनसे बात करनी है बिकॉज़ ही इज़ एन एक्सपर्ट। इन्होंने चाइना में काफ़ी काम किया हुआ है, CPEC, वन बेल्ट वन रोड पे, और आज इनसे कम से कम मैं वो फैक्चुअल चीज़ें, पोजीशंस आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जो कि रियलिटी है, जो कि रियल टाइम है, रादर देन हाइपोथेटिकल एंड हेयरसे बेस के ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले तो बताएं कितने साल रहे हैं चाइना में आप? आई हैव बीन टू चाइना फॉर द 4 years। 4 साल मेरा वहाँ क़याम रहा एज अ फॉरेन एसोसिएट, एंड हाथ लगते ही मैंने आई हैव डन माई PhD इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से मैं कल्चर, उनकी रिफॉर्म्स, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, और 30 साल पहले का गरीब चाइना से लेकर अमीर चाइना तक, मैं अमीर इसलिए बोल रहा हूँ लफ्ज़ ताकि आसानी के लिए लेमैन लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज में समझ में आ जाए कि किस तरीके से चाइना सिर्फ 2% लोगों का नहीं है, चाइना 90% लोगों का बन गया। और इस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ बन रही हैं, मैंने उसको करीब से, आप लफ्ज़ इसका अगर इस्तेमाल करें, मुआयना कर लिया कि चाइना का गरीब से गरीब भी ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस के एतबार से नहायत खुश खुर्रम है, और गरीब से गरीब से लेकर अमीर से अमीर तक वहाँ पर खुशहाल है और खुश तबा है, खुश मिजाज है, और तरक्की इस लेवल पे चली गई है कि आई कैन क्लियरली गिव यू द कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बहुत से लोग मुझसे इस बारे में एग्री नहीं करते कि आप चाइना को ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका पहला इनकाउंटर वो था। लेकिन मैंने जब समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम को, पाकिस्तान की कॉमर्स को, इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को, एग्रीकल्चर को, रिफॉर्म्स को, करप्शन को कम्बैट किस तरीके से करना है, तो मैं ये चाहता था कि कोई ऑब्जर्वेशन तो मुझे मिले। अभी हमारे पाकिस्तान में ये दस्तूर है कि हम गवर्नेंस को समझने के लिए गवर्नेंस में आ जाते हैं। गवर्नेंस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले गवर्नेंस को समझना पड़ता है। ये ऐसे ही है जैसे मेडिकल की पूरी स्टडीज़ करना, इसी तरीके से जब हुकूमत या सियासत करना, तो रिफॉर्म को समझने के लिए हमें तलाश करना होगा कि वो कौन लोग थे। अच्छा, फिर मैं आपको यहाँ पॉज करके आई वांट टू आस्क यू कि डू यू फील कि पाकिस्तान के अंदर एक मैनेजरियल प्रॉब्लम है? पाकिस्तान के अंदर मैनेजरियल से ज़्यादा, आप शायद एग्री करें या नहीं करें, लीडरशिप प्रॉब्लम। मैनेजरियल प्रॉब्लम तब हुआ करता है कि जब आपको फॉर एग्जांपल लीडर जो है वो कमांड उसने कर दी, अब टॉप टू बॉटम एक सिस्टम चल गया। हायरार्किकल मॉडल कितना चलेगा? लीडरशिप के लिए हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी चाहिए। मेरे मैनेजमेंट करने का फ़ायदा ये हो गया कि मैंने सिर्फ टॉप टू बॉटम लिंकेजेस को नहीं देखा, मैंने हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस को भी देखा। आपने आवाम तक पेनिट्रेट करना है और आपने देखना है कि उसकी साइकोलॉजी कहती क्या है। 1 person 1 वोट को अगर आपने इज़्ज़त दे दी तो आपको पता ही नहीं आपके हकूक़ क्या हैं, तो आप करने क्या जा रहे हैं। तो मेरिटोक्रेटिक रिफॉर्म्स तो ना हुए, आप कितनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब लीडर जो है वो मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि आज से कुछ अरसा पहले जब माओ ज़ेतुंग आया, और माओ ज़ेतुंग के बाद आप 10 साल का अरसा देखें जिसको आप कल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं। उस कल्चर रेवोल्यूशन के अंदर तो वहाँ पर अगर आज की मॉडर्न स्टडीज़ में मैंने फुडांग में देखा, मैंने माओ अवार्ड लिया, लेनिन अवार्ड लिया, जबकि मैं कंप्लीट कम्युनिस्ट शायद नहीं हूँ,
लेकिन जब मैंने ये अवार्ड्स ले लिए और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि माओ ज़ेतुंग को आप किस तरह समझते हैं, हम तो कल्चर रेवोल्यूशन को मतलब बोलते नहीं हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा उससे एग्री नहीं करते। मैंने ये कहा कि कल्चर रेवोल्यूशन में जब उसने ये स्पेसिमेन डाल दिया कि अमीर और गरीब को एक राशन कार्ड मिलेगा, एक कपड़ा, एक ज़मीन, एक चावल, एक चीज़, और उतना ही लिमिटेड देगा, उस 10 साल की तरबियत ने वो कौम बनाई थी। वो 10 साल की तरबियत अगर ना होती, जिसकी वजह से आज कल्चर रेवोल्यूशन को आज का मॉडर्न चाइना का जो स्टूडेंट है वो कहता है हमारे साथ ज़्यादती हुई, क्योंकि हम जो ज़्यादा कमाने वाले थे हमें भी वही मिलेगा जो कम कमाने वाले को मिलेगा। फिर आप कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम फेलियर है। हमारा सिस्टम ये है कि जी लीडर की एक आवाज़ ने जब ये कह दिया कि जब सबके वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ही वाक़या आप देख लें कि बकरी और शेर का पानी एक ही था और एक सा था। तो जब अगर हम बकरी और शेर का पानी एक ही था और एक सा था और 2 साल तकरीबन 2 साल के अंदर उन्होंने गुर्बत का कंप्लीट ख़ात्मा कर दिया था, वो ऐसे ही हुआ था कि जब लीडर जो है वो अपने आप को उस तर्ज पे ले आएगा और अवामी सतह पर ले आएगा, उसके कल्चर को, उसकी तरबियत के, उसको टैबूज़ को, उसके नॉर्म्स को देखकर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसके अंदर से एक मैनेजरियल इक्विपमेंट डेवलप हो जाएगा। पाकिस्तान में हम बैठ के कहते हैं जमहूरियत सबसे अच्छी चीज़ है। वेरी गुड। द क्वेश्चन है हमारे सबसे जो तकड़े दोस्त हैं वो हैं, लेट्स कॉल देम कम्युनिस्ट्स, अब लेट्स कॉल देम मोनार्की, लेट्स कॉल देम अथॉरिटेरियन रूल्स, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामेंट्री रूल्स। सो डू यू थिंक देयर इज अ फ्लॉ समवेयर कि हम अडॉप्ट तो चाइना को भी करते हैं, अब तो मॉस्को के साथ भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप मिडल ईस्ट में ले लें, अथॉरिटेरियन रूल है, और येट हम यहाँ डेमोक्रेसी के चमचे, विच डजंट वर्क। अच्छा, इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ देखें कि जो चाइनीज़ डेमोक्रेसी आपने कहा, एक हो गया मोनार्की का निज़ाम। लिबिया में आपने एक अपने नज़रों से देखा होगा और आपका बहुत करीब की आंख है कि लिबिया में बादशाह जो है ईद के दिन घरों में खाना नहीं बनता था, लिबिया खुशहाल तरीन था। अच्छा, ये एक मोनार्की ये हुई। शाम, लबनान, मिस्र, उस ज़माने में आप देखते होंगे कि लोग यहाँ से कमाने जाया करते थे। अच्छा, पाकिस्तान में आप जमहूरियत का निज़ाम पूछ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं सब वो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ आज, क्योंकि मैंने 2 किस्म की होती हैं एनालिसिस, एक न्यूट्रल पार्टिसिपेंट और एक ऑब्जर्वेटरी पार्टिसिपेंट। मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के तौर पर चाइना पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि यू कम्प्लीटली टेक द चाइना इनटू पाकिस्तान, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जब 30 साल पहले चाइना डेवलप हो रहा था तो उन्होंने रशिया का सारा स्ट्रक्चर उठा के रेप्लिकेट कर लिया था, और फिर 6 साल तक उन्होंने वही रेप्लिकेशन चलाई, और बाद में उसके अंदर रिफॉर्म्स ला के दिन शाओपिंग से लेकर चुआन लाई से लेकर दिन शाओपिंग, और देन फिर वो शी जिनपिंग तक आज तक वो चल रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइना ने एक ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो किया है कि रियासत होगी माँ के जैसी, और वो माँ जो है वो अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए वो अच्छी चीज़ ढूंढेगी जो कि होनी चाहिए। लेट मी बी वेरी फ्रैंक टू यू कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर आप लिकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जितना चाहें आप पिएं, क्योंकि उसके अंदर वो ब्लड के अंदर जाती है, लेकिन आपके न्यूरोनिक सिस्टम को हर्ट नहीं करती। उन्होंने उस पर कानून बना दिया कि इसको अलाउ करो, लेकिन अगर कोई ड्रग लेगा तो शूट एट साइट करेंगे। अच्छा, ये कानून जो बनाने वाला है ये एक माँ ही बना सकती है, जबकि वो अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो ऐसी चीज़ें कर रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा, अब डेमोक्रेसी, कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी, ये मुख्तलिफ बहसें हैं जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम वगैरह में चलती रही। एक तो ये है कि सारी की सारी सरदर्द बाप के सर पर हो जाए, जो मोनार्कीज़ में होता रहा। लिबिया की मिसाल मैंने आपको दे दी, और यमन की दे दी, बाकी सारी दे दी, सऊदीया है, ये कहीं ना कहीं फ्लॉ बैक आ जाता है उसमें, क्योंकि एक लम्हे तक जो है, एक अरसे तक बाप बहुत अरसा भी दे रहा हो, बाप अगर लैंड क्रूज़र दे रहा हो तो बेटा बुगाटी तक पहुंच जाएगा, बेटे को जब बुगाटी मिल जाती है वो लैम्बोर्गिनी तक पहुंच जाता है। तो इन एनी केस जाकर के बेटा किसी न किसी वक्त तक वो बाप के साथ सर पे खड़ा हो जाता है, तो मोनार्की भी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अब रही बात कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्या है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, तो दे आस्क्ड मी टू कॉल अप द गवर्नर। अब उनके मुताबिक गवर्नर के पास सारी स्टेट पावर, फाइनेंशियल पावर, मैकेनिज़्म, पुलिस से लेकर हर चीज़ उनके पास दायरा इख्तियार में होती। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन। दे आस्क्ड मी टू कॉल अप द गवर्नर। आई सेड ओके, मैं चौधरी सरवर साहब से बात कर ली। अच्छा, अब उन्होंने फिर मुझसे ये मुसलसल सवाल किया, और चाइनीज़ कौम का मैं आपको कमाल थोड़ी देर ये भी बताऊंगा कि वो बहुत निटी ग्रिटी में जाते हैं।
उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जब गवर्नर साहब इधर आएंगे, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम उनसे ये पूछेंगे कि चेरी की एक्सपोर्ट जो हो रही है और इंपोर्ट हो रही है, हमें नहीं पता कि गिलगित में और बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा चेरी मिल रही है, तो किस तरह से मिलेगी, स्ट्रक्चर कौन होगा, हु इज़ द कंसर्न अथॉरिटी, हमें किससे बात करनी है। और हम तो बहुत सारा माल एक्सचेंज करना चाहते हैं। देयर इज़ लाइक 200+ फूड आइटम्स जो कि चाइना पाकिस्तान से लेना चाहता है, जो कि नहीं ले रहा। $800 बिलियन प्लस की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट की गई फूड जो है वो बेलारूस से जा रही है। इज़न्ट इट डिलेमा फॉर अस? हमारे पास गाय है, हमारे पास बकरे हैं, हमारे पास गोश्त है, हम क्या नहीं दे सकते? इवन वो गधे भी आपसे मांगते हैं, आप दे दें। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपके पास वो है ही नहीं अथॉरिटी कि वो वहाँ पे करेंगे किसको। तो अब इसकी एग्जांपल यहाँ से लेके कि उन्होंने पूछा कि गवर्नर को बुलाना है, उसके पास क्या अथॉरिटी है? मैंने कहा सेरेमोनियल। ही इज़ अ कंप्लीट सेरेमोनियल। वो सिर्फ और सिर्फ जैसे खुशी, गमी, शादी, इनाग्रेशन और कॉन्वोकेशंस तक आ सकते हैं। सो ही इज़ अगेन द प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट गाय एवर, कि वो रिलैक्स कर सकते हैं, दे कैन चिल आउट। और उस वक्त इनके पास हमने सेरेमोनियल किस्म की, हमने ताज बरतानिया से हटने की कोशिश की ही नहीं है। मतलब ये मत समझो कि हमारा गवर्नर तुम्हारे जैनसू के गवर्नर की तरह का ताकतवर होगा, और ये मत समझो कि हमारा आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तुम्हारे शी जिनपिंग की तरह ताकत रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी किताब के अंदर भी ये जिक्र किया है कि डिफेक्टो पावर्स जो हैं और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो हमने नुकसान में दे दिया। अगर आप फेडरल में कोई चीज़ अप्रूव करवाते हैं, वो कहते हैं प्रोविंशनल तो मानता नहीं है। आप प्रोविंशनल को केस लेकर जाते हैं, अच्छा कहते हैं अगर फेडरल ने मान भी लिया तो मुमकिन है समरी जो है वो गवर्नर साहब के पास चली जाएगी, उसके पास साइन करेंगे, ये नहीं करेंगे। यानी यू आर completely in a way that we are nowhere in any of the essence कि हम जा किस डायरेक्शन पर रहे हैं। तो इस जमहूरियत को मैं आपको कहूँगा दिस इज़ कंप्लीट अ कन्फ्यूजन। अस पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, क्या तालीम है जी, किस एजुकेशन पे आ रहे हैं? अगर आपको थोड़ी सी बायस्ड बात लगेगी कि अगर चाइना के अंदर शी जिनपिंग ने अपना ओथ लेने से पहले लॉ के अंदर भी PhD कर ली, 2 PhDs, मैं PhDs को इस टाइम पर नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं आपको कौम का इक्विपमेंट बता रहा हूँ। शी जिनपिंग ने अपने रिफॉर्म्स ऑफ चाइना 1 और 2 में 2 बातें कही। उसने कहा कि वी विल डू एवरीथिंग, वेदर इट इज़ कैपिटलिज्म, वेदर इट इज़ कम्युनिज्म, वेदर इट इज़ मार्क्सिस्ट, द चाइना मस्ट हैव टू परफॉर्म एवरी गुड थिंग विद द चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स। ये एक टैगलाइन थी, कंप्लीट टैगलाइन। उसी टैगलाइन को मैंने लेते हुए पाकिस्तान के लिए रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। ये किताब एक्चुअली तो बल्कि मैं आपकी वसातत से ये डॉक्टर इशरत हुसैन को कहूँगा, ये काम तो आपका था सर, इसको आप कीजिए, रिफॉर्म्स तो उनके कीजिए। उन्होंने लिख तो दी, लेकिन रिफॉर्म्स तो करने आपको हैं, मैंने तो नहीं करने। आपने पहले दिन जिस दिन गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें चाइना से सब कुछ सीखना चाहिए, तो ये बात बहुत अच्छी थी। देखिए कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स उन्होंने कैसे किए। ट्रांस सिस्टम, दुनिया का 90,000+ किलोमीटर का रोड स्ट्रक्चर उनके पास है। उनका बेहतरीन ट्रांस सिस्टम है, 360 RPM पे एक बुलेट ट्रेन चलती है। उसके बाद उन्होंने D ट्रेन भी चलाई है। उन्होंने 8 किस्म की ट्रेन चला के गरीब भी सफ़र करेगा, अमीर भी सफ़र करेगा। और लग्जरीज़ का मतलब ये नहीं है, यानी अगर आप यूँ देखें कि अमेरिका के अंदर जब बहुत ज़्यादा लग्जरी शुरू हो गई तो 2% वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट चल रहे हैं। I'm apology to say, लेकिन पाकिस्तान ने कल्चर अडॉप्ट किया है अमेरिकन सिस्टम का। आपको वहाँ पे वर्टिकल हायरार्की ली जाती है, और पाकिस्तान और चाइना ने इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया कि हमारे, यानी फॉर एग्जांपल लीज़ देनी है, आपने 60 साल की लीज़ देनी है, बेटे को जब आना है और उसने बड़ा घर बनाना है तो 60 साल की अलग लीज़ देगा। या हम अगली 500 नस्लों के लिए सोचते हैं, जबकि तो हमको तो 60 साल रहना है। जब 60 साल रहना है, अब आप यहाँ से साइकोलॉजी का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट देख लें कि जब मैंने इतनी दौलत इकट्ठी करनी है, जबकि मैं खुद भी इंजॉय नहीं करूँगा, मैं तो अपने पोते, पड़पोते और उसके पोते को जो है वो लैम्बोर्गिनी में घूमने देखना चाहता हूँ। तो इस वजह से आप देख लें कि मैं पूरे ख़जाने को किस तरीके से गुप्त करूँगा। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम विल बी मोर सक्सेसफुल? अगेन इसके अंदर जो, अगर आप 33 साल का, तो आप यूँ देख लीजिए कि पूरे सिस्टम के अंदर 33 साल तो स्ट्रेट आप फौज के निकाल लें। डिलीवरेंस तो वहीं हुई है, और डिलीवरेंस आप मुशर्रफ साहब के दौर को देख लें, उसके अंदर आपका GDP 6 to 7 में रहा। आपका कमर्शलाइजेशन कहाँ पे चली गई?
आपकी टेलीनॉर से लेकर, आपका जोंग से लेकर, आपका एम सिम से लेकर, यू जस्ट नेम इट। मतलब क्रिटिसिज्म करना तो बड़ी दूर की बात, लेकिन किस तरीके से अगेन आप मुशर्रफ साहब ने जो जवाब इंडिया को दिए और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को क्वेश्चंस किए, आप उसका जवाब अभी आपकी आज की जमहूरी हुकूमत मुझे देकर दिखा दे। आप क्या अली अमीन गंडापुर को कहेंगे कि आपको पाकिस्तान को सेव करके दे? आपके पास मुझे एक भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये बता दीजिए जो स्टैटिस्टिकल बेस, मुशर्रफ साहब का ये था कि उनको पूरे इस रीजन के अंदर, चाहे वो कमर्शलाइजेशन हो, चाहे वो आपका फ़ौजी बजट हो, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही हैं और कितने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, और जोग्राफ़ी से लेकर आपके पूरे मुल्कों के सफारती ताल्लुकात ऑन टिप्स होते थे। अभी मुझे आप एक भी हुक्मरान आपका बता दिए जिसके, या अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज दीजिए, उनको कहें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ आप पूरी दुनिया को बता दीजिए वेयर इज़ पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे, वो नहीं बता सकेंगे। ये जमहूरियत जो और जमहूरी निज़ाम जो है वो इसके लिए मैंने एक नज़म लिखी थी, क्या जमहूरी तमाशा रचा के रखा। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द वर्ड जमहूरियत जो है वो हमने बहुत अजीब कर दिया। कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी के अंदर देखें या इस्लाम की राय को भी देखें, अमरुहुम शूरा बैनहुम का मतलब भी ये है कि अवामी राय ले ली जाए और उसके बाद वो जो हायर बॉडी है और जो डिसाइसिव बॉडी है उसको डिसीजन लेगी वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, प्रोज एंड कॉन्स के तहत और अंडर द मेरिटोक्रेटिक लॉ, जिसके ऊपर मैंने ये किताब वाइट मैनिफेस्टो जो है इसके अंदर भी मैंने कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी की बात की। आपने किताब वन बेल्ट वन रोड पे भी लिखी है। जी, व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट? द बेल्ट एंड ये जो किताब थी पाकिस्तान के लिए मैंने लिखी, इसका फॉरवर्ड डॉक्टर जेन हैंस फिशलर ने लिखा, और वन बेल्ट वन रोड का इसका मकसद बेसिकली इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए नई चीज़ देनी थी। मैं कब से देख रहा था कि पाकिस्तान का इंक्लाइंड जो है वो अमेरिकन फ़िलासफ़ीज़ की तरफ से, हम कॉटलर्स और मिंट्सबर्ग से हट ही नहीं रहे थे। आपकी बिज़नेस के अंदर देखें कि 4 चीज़ें थी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इन 4 का कॉम्बिनेशन करके आपने मैनेजमेंट साइंसेस बना दी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट का मतलब तो एक इंटेंशन है, यानी एंटरप्रेन्योर इज़ अ पीजे मीर ऑल्सो। जिस वक्त आपने ये शुरू किया था, आपने क्रिकेटिंग से शुरू की, क्वेश्चनिंग, आपने जब उसको लेते हुए आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसके अंदर से आपने इनोवेटिवली उन चीज़ों को, डायरेक्शन को देखकर कल्चर, एस्पेक्ट, नॉर्म्स और पुर एंथ्रोपोलॉजी को भी आपने उसके अंदर मिक्स कर दिया। दैट इज़ वन सॉर्ट ऑफ इनोवेशन। तो मैंने कहा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जो आज तक पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप तिजारत को कहते हैं और तिजारत पह पाओ तो काम कर लो। दैट्स नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप के तो स्पेलिंग भी सही से नहीं बोलते। इसका मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान के अंदर मैंने वो 10 मैंने जो बिजनेसेस थे वो शुरू किए जो ज़ीरो कैपिटल से शुरू हुए और वो आज लाखों में। इसी तरीके से मैं चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर स्मॉल एंटरप्राइज और कॉटेज इंडस्ट्री का जाल फैल जाए, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे मैंने चाइना के अंदर देखा। अच्छा, उस तरीके से मैंने 10 केसेस पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर अखुवत का मॉडल तो एक मैंने डाला, लेकिन बाकी ज़्यादातर मॉडल दूसरे हैं। इसी तरीके से आप अगर इसमें देखें कि चाइना के अंदर भी इसके केसेस लिए गए। इसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि एक वन बेल्ट वन रोड चाइना के अंदर जब ये गई और वहाँ से रिकमेंड होने के लिए गई तो वहाँ का एक बोर्ड बैठता है। अब ऑब्वियसली वहाँ की एक को राइटर जो हैं वो मेरी सुपरवाइज़र भी थी PhD की, प्रोफेसर डॉक्टर चाइली, रिस्पेक्ट फॉर हर। तो उन्होंने जब वहाँ गई किताब तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो मैंने लिखा टू द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर सैयदना मोहम्मद। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये तो आप रिलीजियस साइड पे जा रहे हैं। मैंने कहा नॉट एट ऑल, कम्प्लीटली, आई एम नॉट दैट गाय। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये तो सारा का सारा स्मॉल एंटरप्राइज और SEZs और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है। हाउ सक्सेसफुल इज दिस गोइंग टू बी? सर, पाकिस्तान के हवाले से इसके अंदर जो केसेस थे वो अब एक नया वेंचर लेंगे और आपको पता है एक पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज करने के लिए, एक ओल्ड शिफ्ट को चेंज करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आई एम सिक एंड टायर्ड कि हम वही मैकडॉनल्ड, KFC और उनके केसेस पढ़ते जा रहे हैं। भाई, जो कतावा लगा के हमारे बेस्ट जूते मुचानी से लेकर पाकिस्तान के, मैंने खुद हाथ से चमड़े के जूते बनाए, बेल्ट्स बनाई, सूटिंग की। मैंने कहा कि टर्की की पैडिंग चेक करो, वहाँ से आप लेकर, और टर्की का सूट जैसा आपका कंपैरिजन आप ले ही नहीं सकते। मैं बॉस का जो 2.5 लाख का एक ज़माने में मैंने सूट पहनना शुरू किया था, वो अब मैंने छोड़कर मुझे टर्की से सिर्फ पाकिस्तानी लीरा के अंदर 6,000 का पड़ा, वो आज सूट में छोड़ने का दिल नहीं करता। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप देखें
कि हमारे पास इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की इतनी बड़ी एरिया हमारे पास है, लेकिन अगर हम अपनी कौम को एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करने, रिसोर्स मटेरियल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक टाइम, इन चीज़ों को शुरू करने के बजाय हम अगर चले जाएंगे अंडे कितने के होते हैं, मुर्गियां बेचना शुरू कर दें, बिलीव इन मी द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट टॉक लाइक दिस कि आप चाइना को पढ़ रहे हैं और आपने अगर वेल वर्स्ड और वेल रेड हैं तो आप काइंडली प्लीज़ देखिए कि स्मॉल ये जो SEZs हैं उन्होंने किस तरीके से स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस आप डेवलप कीजिए। 90% पूरा चाइना अमीर हो गया स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज की वजह से। ओके, फ्रॉम माय फाइनल क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने तो ऊपर वो कहते हैं ना टोपोग्राफी पे बात कर दी, जोग्राफी पे भी कर दी, ये कॉरिडोर्स हैं एक तो ये, और दूसरा मुझे ये बताएं कि हमारा जो वर्कर है जी, जिस इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं, Exactly. मैं वो वर्कर एक बिजली की तरह काम करता है, हमारा वर्कर उस पेस के साथ काम नहीं करता। चाइना एक प्रोजेक्ट जो आम आदमी, इवन द अमेरिकन्स, वो 8-10 महीने लगाएंगे, ये 4 महीने में तैयार करता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, पहले ये बताइए। अच्छा, इसमें मैं 2 एग्जांपल्स और लूँगा। पाकिस्तान का केस सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया कि वही अगेन एक स्टेटमेंट देकर जाता हूँ, अभी तक वी आर लॉस्ट समवेयर इन टू फाइंड आउट द लीडरशिप, वी डोंट हैव अ लीडरशिप। ये इसको क्लियर कर लें। जब लीडर, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? लीडर इज द वन हु नोज द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड पर्सपेक्टिव कि वो हो क्या रहा है, उसकी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक शुरू हो जाती। उसको जमहूरी निज़ाम से हटना होता है, चीज़ों से हटना होता है, और उसको छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है कि कैसे चीज़ें चलेंगी। जज्बाती बातें अंडे बेच के, मुर्गी बेच के और इन चीज़ों से नहीं करनी होती। अच्छा, अब आप देखिए कि 2 बड़ी एग्जांपल देता हूँ। चाइना ने डिजिटल इनोवेशन शुरू की, उन्होंने कहा करप्शन का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने वाइट मैनिफेस्टो में रिफॉर्म पे लिख दिया, आपने कहा होगा कि रिफॉर्म्स में मैंने लिखा होगा कि जो करप्शन काटे उसका हाथ काट दो। एक गरीब आदमी है, वो भूख से मर रहा है, वो चोरी नहीं करेगा, मैं उसका हाथ कैसे काट सकता हूँ? ये तो स्टेट का हक है कि आप उसको दें। अगर कोई आदमी चर्स पीना शुरू हो रहा है तो वो आपने दाता साहब के इर्द गिर्द में सैकड़ों PhD डॉक्टर्स और सैकड़ों डॉक्टर्स जो हैं वो नशई बनकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं। तो ये किसने किया उनके साथ? और क्या आपका क्या ख्याल है अल्लाह परवरदिगार उनको उठा के जहन्नम में भेज देगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा, क्योंकि ये तो रियासत का हक था कि अगर आपने बकरी भी भूखी मर रही है तो रियासत के हुक्मरान का हक है कि वो दे, लेकिन अगर वो नहीं दे रही तो कौन इसका हकदार होगा? अब करप्शन को समझे कि मैंने इसमें ऐसा कोई किताब में ऐसी चीज़ नहीं लिखी, मैंने सिर्फ डिजिटल रिफॉर्म्स की बात की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक उरमची से वापस आ रहा था, तो ऑब्वियसली वज़ाकता से उसने कहा कि ये शाहिद साहब जो हैं ये कुछ पैसे दे देंगे। तो चाइनीज़ की अंग्रेज़ी थोड़ी सी ऐसे ही होती है, तो उसने मुझे पूछा कि डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर मनी? मैंने कहा व्हाट दैट मीन? उसने कहा डू यू बिलीव इन पेपर करेंसी? सो मुझे समझ में आया कि वो मुझसे टिप मांग रहा है। तो मैंने कहा देयर इज़ ओनली मीन आई कैन गिव यू थ्रू WeChat, यानी WeChat एक मॉडल है, उसके ऊपर आप सिर्फ 1 रुपया देना है या 2 रुपया देना है या 10 रुपया देना है, तो आप WeChat के थ्रू ट्रांजैक्शन स्कैन करेंगे और देंगे। मैंने कहा मैं तुम्हें WeChat कर देता हूँ टिप। कहता है WeChat से अगर फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 2000 युआन है तो 2010 भी आएगी तो मुझसे फौरी तौर पे क्वेश्चन हो जाएगा और मैं जो कंसर्न बैंक है वो मेरे से पूछेगा ये एडिशनल अमाउंट तुम्हारी कैसे आ गई। यहाँ से आप यूँ समझ लीजिए कि 80% तो करप्शन यहीं से डाउन होना शुरू हो गई ना। तो जब डिजिटल रिफॉर्म्स और डिजिटल इंटरफेस आ जाएगा तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने डिजिटल स्पेस के और आपको मैंने वहाँ देखा चाइना के अंदर इतनी बड़ा रेवोल्यूशन डिजिटल का है। आप जैकमा से लेकर उसने ये जो अली पे का सिस्टम शुरू किया, बैंकिंग मैकेनिज़्म को देख लीजिए, ट्रांप सिस्टम को देख लीजिए, एवरीबडी इज़ ऑन मोबाइल्स एंड द होल वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग थ्रू योर मोबाइल स्क्रीन। सो आपकी रीडिंग, आपकी कल्चर, अब यहीं से सब कुछ आपका मैकेनिज़्म यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे एक तो बताइए कॉरिडोर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग डू वी हैव दिस कॉरिडोर्स के वेयर एज यू गो थ्रू द कॉरिडोर्स आपकी फैसिलिटेशन क्या है और उसके अंदर आपकी कन्वीनियंस क्या है? कॉरिडोर तो है ही, बट अगेन आई वुड से इट्स अ डिलेमा। 2 साल के अंदर, 5 साल पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से ये बना था।
आप ये समझ लीजिए कि बेल्ट एंड रोड बड़ा प्रोजेक्ट है और सी पैक छोटा प्रोजेक्ट है। इट इज़ आउट ऑफ 6 कॉरिडोर्स, यानी सी पैक सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इस ट्रेड रूट के खुलने से बाकी कॉरिडोर्स खुलेंगे। इस टाइम पे पूरी दुनिया का ये जो बायो वेपन आपके पास आया पड़ा है और जो कोरोना वायरस है, आप भी इस चीज़ से कुछ हद तक एग्री करेंगे। इवन सलीम बुखारी साहब के पास मैं पहली दफ़ा ये आर्टिकल उनको भेजा और बाकी सारे अंग्रेज़ी अखबारात को भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये मिथ है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा ये मिथ नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बायो वेपन शुरू हो चुका है और क्योंकि चाइना की तरक्की से वो कम अज़ कम परेशान है। आप इसका केस यहीं से ले लें कि जब बैन किया और उसकी बेटी को जेल कर दिया, तो आप समझ लें कि लेकिन उसके मुकाबले में उन्होंने को बैन नहीं किया। चाइना कोई रिफ्ट नहीं चाहता, दोस्ती चाहता है। और मैंने आपको इसमें मज़े की बात बताऊं, इस किताब को जब ये चाइना से स्कैन हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने लिखा कि हम स्ट्रेटजी का लफ्ज़ भी निकालो। उन्होंने कहा दिस इज़ वी आर हेयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन एंड मैनकाइंड वेलफेयर। अच्छा, कॉरिडोर्स की बात आ गई तो पाकिस्तान के पास 9 कॉरिडोर्स हैं। आपका रशिया का ही रिसेंटली उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन कायम किया। 5 साल के अंदर फील्ड रिसर्च हो जानी थी, इन 2 सालों के अंदर एग्जीक्यूशन होकर आपके पास मेहमन डैम से लेकर ये सारी चीज़ें आपके पास इन हैंड आ जानी थी। हुआ ये क्या कि मिनावर जो गिलगित बल्तिस्तान में, मिनावर और मुकपंदास, अभी तो गिलगित भी क्वेश्चन में चला गया, मिनावर और मुकपंदास के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनकर 2020 तक हमें ऑपरेशनल चाहिए थे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ये जितने भी जोन्स बनाए गए थे ये पिछली हुकूमत में थे। अगर मैं कहेंगे तो मुझे, अगर आप किसी पार्टी के साथ टैग ना करें, जो कि मैं किसी ने, टेक्नोक्रेट्स किसी के भी नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ और मैरिटोक्रेसी के साथ होते हैं, स्ट्रक्चर के साथ होते हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ देखें कि पिछले हुकूमत में अगर आप देखें तो एहसन इकबाल साहब के दौर के अंदर दबाकर काम हुआ इसके अंदर फील्ड रिसर्च में, और 9 इकनॉमिक जोन डिफ़ाइन किए गए। उन 9 इकनॉमिक, इसी तरीके से जैसे मैंने मुशर्रफ साहब के दौर का बताया कि उसके अंदर आपको एक्सेलेंस मिलती थी, काम की मिलती थी, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। आप दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट आपसे यहाँ से गई नहीं थी। अब आपकी यहाँ ये देखेंगे, मैं इसको लो इक्विपमेंट कहूँ या इससे कोई बेटर वर्ड आपके लिए है कि क्या आपके पास अब एहलियत नहीं रही कि पूरी दुनिया के साथ आप फ़ॉरेन एक्सचेंज कर सकें? आप कर ही नहीं सक रहे। इस टाइम पर आपकी चाइनीज़ कंपनीज आ जानी चाहिए थी। 70% प्लस यूरेनियम के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनीज जो चाइनीज़ थी वो चली गई। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, वी रन आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर हसनैन जावेद, बड़ी इन डेप्थ उन्होंने बातें की हैं, और एक बात ये जो एंड में उन्होंने की है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं करते, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली हुकूमत ने एक मेमोरेंडम साइन करना था, एक लेटर सिर्फ देना था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टू द रशियंस, और हम ट्रेड शुरू कर सकते थे। मैं ख़ुद मॉस्को में था, हमारे एम्बेसडर ने मुझे कहा कि आप बात करें, एक लेटर है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हम कर सकते। ये लेटर दबा के बैठे रहे, काम ही नहीं हुआ पाकिस्तान और रशिया का। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अब ये एवेन्यू कॉरिडोर खुल रहा है, इंशाल्लाह और भी खुलेंगे, लेकिन हमने क्या करना है? जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि 1 विंडो एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वेल दैट इज़ द आंसर टू आवर प्रॉब्लम्स। Rest, I think they're on their targets on whatever they want to achieve. Look after yourself and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.